हेलो बच्चों, नमस्कार। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों ने वायुमंडल का पढ़ा होगा और वायुमंडल में हमने वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वो हमने पढ़ा। हमने जाना कि वायुमंडल का मतलब है सर विभिन्न गैसों का एक ऐसा मिश्रण जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, वायुमंडल हम उसको कहते हैं। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं सर, ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और उसके बाद आपका होता है सर कार्बन डाइऑक्साइड। लगभग अब कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% के आसपास है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें सर वो होती है जो सूर्य से आने वाली लघु सौरतरंगी विकिरण को एब्जॉर्ब तो कर लेती है, उसको कैप्चर तो कर लेती हैं, लेकिन रात के समय जो लॉन्ग रेडिएशन होता है, जो पार्थिव विकिरण होता है, वह उसको ठीक है ना जाने नहीं देती। मतलब वो इस तरह से अवशोषित कर लेंगी ठीक है सूर्य के विकिरण को कि रात के समय वो उनको छोड़ेंगे नहीं। इससे लगातार पृथ्वी के धरातल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। और बेटा ग्लोबल वार्मिंग क्या है? यही है कि जो बच्चे ठीक है लगातार पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में वैश्विक तापन कहते हैं। वैश्विक तापन में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का योगदान है, जिनमें से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, बहुत प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा मीथेन है, SF6 है, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है, और फ्लोरोकार्बन्स, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ये प्रमुख गैसें होती हैं। जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। जलवाष्प भी बच्चे ठीक है पृथ्वी के सतह के तापमान में वृद्धि करती है, तो जलवाष्प भी इससे अछूती नहीं है। फिर हमने वायुमंडल की संरचना देखी और वायुमंडल की संरचना में हमने देखा कि बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर, तापमान के आधार पर हम वायुमंडल को लगभग 5 परतों में बांटते हैं, ठीक है। जो सबसे पहली परत है वह क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद मध्य मंडल है, मेजोस्फियर। उसके बाद आयन मंडल है, आयनोस्फियर। और उसके बाद बहिर्मंडल है, एक्सोस्फियर, ठीक है। हमने 5 परतें वायुमंडल की देखी थी और बहुत जबरदस्त हमारे समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि बच्चे जो भी हमने कल पढ़ा था उसको आज हम लिख लेते हैं, ठीक है। सारी चीजों को आज हम क्या लिख लेते हैं, है ना। तो जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, उन सारी चीजों को हम लोग आज रिवाइज कर लेते हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं कि लिखना भी जरूरी होता है, ठीक है। बिना लिखे भी भैया जी कुछ काम नहीं चलता, तो लिखना भी जरूरी है। और ध्यान रखना, ठीक है, सैटरडे कब है? सैटरडे शायद कल ही है सैटरडे बच्चे। तो सैटरडे और संडे हमारा इंडियन ज्योग्राफी चलेगा, इस बात को ध्यान रखना है ना जी। तो सैटरडे और संडे हमारा इंडियन ज्योग्राफी चलेगा, सैटरडे संडे। उसके बाद मंडे से फिर फ्राइडे तक हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की ज्यादा क्लासेस है नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखना, बस अब वर्ल्ड ज्योग्राफी जल्दी जल्दी खत्म होने की कगार पर है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं क्या सर? वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, संरचना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। आप ही लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ठीक है। आप ही लोग मुझे बताएंगे, बताइए जरा कि सर वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, जहां से बेसिकली वायुमंडल स्टार्ट होता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो सर वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है ना। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। कल हमने इसके बारे में सब कुछ समझा था, ठीक है ना, और आज हम उसको पूरे को लिख लेते हैं। मतलब कल जो भी समझा है आज उस पूरे को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। वायुमंडल की संरचना में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बच्चों, ठीक है, इसके बारे में क्या लिखना है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है, सबसे लोएस्ट लेयर है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी लिखना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है ये, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत है। क्या बोला भैया जी मैंने कि सर ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इट्स अ ठीक लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मैं फिर से बोल रहा हूं सर,
मैं फिर से बोल रहा हूं भैया जी, ठीक है, क्या है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और इसमें होता क्या है सर, इसमें क्या होता है, तो सर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तापमान लगातार गिरता चला जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान लगातार गिरता है। यहां पर क्या होता है बेटा, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान लगातार गिरता जाता है, लगातार गिरता जाता है, ठीक है सर, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान लगातार गिरता जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी टेम्परेचर गिरता चला जाएगा यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब ये जो बेटा ऊंचाई के साथ लगातार तापमान गिरता है, इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। आप पूछेंगे सर इसकी कोई तो वैल्यू होगी कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वैसे वैसे ये जो टेम्परेचर गिर रहा है सर, ये किसी रेशियो अथवा ये किसी परसेंटेज से तो गिर रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल गिर रहा है। ये जो सामान्य ताप पतन दर है बच्चे, ये ध्यान रखना, प्रत्येक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है। तो जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर बढ़ेंगे तो ऑन एन एवरेज जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बात समझ पा रही है? या फिर आप ऐसा कह लीजिए, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया जी, ठीक है, जैसे आप या तो ये कहते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है, या आप ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है 165 मीटर की ऊंचाई पर। तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेटा प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पर गिरता है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसके बाद भैया जी, ठीक है, ये टेम्परेचर कहां तक गिरेगा, तो क्षोभ सीमा तक, क्षोभ सीमा तक, ठीक है, जो ट्रोपोलेयर होती है, क्षोभ सीमा तक यह तापमान लगातार गिरता है। क्षोभ सीमा तक यह तापमान लगातार गिरता है, लगातार गिरता है। कहां तक गिरता है बच्चे? क्षोभ सीमा तक यह तापमान लगातार गिरता है, ठीक है। और यह तापमान बच्चे, अगर मैं बात करूं इक्वेटर में, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पर कर लेता हूं, और अगर मैं बात करूं बच्चे कि इक्वेटर रीजन में, विषुवतरीय क्षेत्रों में आप पढ़े हैं, तो विषुवतरीय क्षेत्रों में 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और सर पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में यह जो टेम्परेचर गिरता है ये 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक, आपको पता है ना। तो विषुवतरीय क्षेत्रों में 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और बेटा ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगातार टेम्परेचर गिरेगा। अभी जो लगातार टेम्परेचर गिरेगा, तो भैया जी ये विषुवतरीय क्षेत्रों में गिरकर कितना हो जाएगा, तो विषुवतरीय क्षेत्रों में बेटा ये गिरकर हो जाएगा -80 डिग्री सेल्सियस, और पोलर रीजन में गिरकर हो जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन क्षोभ मंडल जिसके लिए एग्जाम में पूछा जाता है, वो पॉइंट ये है कि जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, जैसे वर्षा का होना, आंधी का आना, तूफान का आना, पवनों का चलना, पाला का गिरना, ओस का गिरना, बेटा ये जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो सारी की सारी यहीं पर होती है, क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, समस्त वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। समस्त वायुमंडलीय घटनाएं, समस्त वायुमंडलीय घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, घटित होती हैं, ठीक है जी। जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, समस्त वायुमंडलीय घटनाएं बच्चे कहां पर, सारी की सारी वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि वर्षा का होना, तापमान का होना, ये सारी चीजें बच्चे, क्लियर है। और अकेला 75% द्रव्यमान, पूरे वायुमंडल का 75% द्रव्यमान बेटा यहां पर है, ध्यान रखना। संपूर्ण वायुमंडल का 75% द्रव्यमान अकेला यहां पर है। वायुमंडल का 75% द्रव्यमान क्षोभ मंडल में है, क्षोभ मंडल में है। तो संपूर्ण वायुमंडल का 75% द्रव्यमान कहां पर है भैया जी? क्षोभ मंडल में है, क्षोभ मंडल में है। मैंने ये बोला संपूर्ण वायुमंडल का 75% द्रव्यमान अकेला कहां पर है? क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल के बारे में ये सारे पॉइंट है। कल आपने सारी चीजें पढ़ी थी, आज आपने सारी चीजें लिख ली। लिख पाना जरूरी होता है बेसिकली, ठीक है। और मैंने बोला ना कि जैसे, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होना,
जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ाते हैं ना वैसे ही पढ़ाएंगे, है ना। तो आपको पता होगा बच्चे कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक बहुत बड़े सिलेबस को कवर कर चुके हैं अभी तक, परेशान होने की बात नहीं है। अब इसके बाद भैया जी क्षोभ मंडल के बाद ट्रोपोस्फियर के बाद दूसरी कौन सी परत है? ट्रोपोस्फियर के बाद दूसरी कौन सी परत होती है? तो ट्रोपोस्फियर के बाद जो सर अगली परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, मतलब हिंदी में हम उसे बोलेंगे समताप मंडल। क्या बोलेंगे भैया जी? हम उसे समताप मंडल बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं हम उसे स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, फियर हम उसे समताप मंडल बोलते हैं। जो नेक्स्ट अगली परत होती है भैया जी क्या बोलते हैं? समताप मंडल। चलिए समताप मंडल ठीक है कहां तक पाई जाएगी? तो देखो ठीक है ना, देखो प्रारंभिक 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, प्रारंभिक 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है, ऊंचाई तक समताप मंडल है। आप कहेंगे नहीं सर आपने तो 50 बताया था, ठीक है बिल्कुल 50 किलोमीटर तक है, लेकिन ये बात मेरी आप समझने की है। देखो प्रारंभिक 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है, ये वो समताप मंडल है बेटा जो प्रारंभिक 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ये वो समताप मंडल है ठीक है जहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चे, नहीं होता। अगर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसलिए बच्चे यहां पर एक पॉइंट आता है कि वायुयान चालक वायुयान चलाना यहीं पर पसंद करते हैं, चालक यहीं पर वायुयान चलाना पसंद करते हैं, यहीं पर वायुयान चलाना। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। तो वायुयान चालक यहीं पर वायुयान चलाना पसंद करते हैं, चलाना पसंद करते हैं। क्यों सर? क्योंकि रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है, करते हैं। रिस्क नहीं है बेटा, क्यों रिस्क नहीं है? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ना तो ऊंचाई के साथ बढ़ता है और ना ही टेम्परेचर ऊंचाई के साथ घटता है। लेकिन जबकि इसका जो बच्चे वास्तविक विस्तार है ना समताप मंडल का, वह आधार से 50 किलोमीटर तक है। अब मैं लिख रहा हूं इस बात को कि इसका जो वास्तविक विस्तार है, कल का लेक्चर जिसने देखा होगा उसके लिए कल का लेक्चर बेटा संजीवनी साबित हुआ होगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सारे फैक्ट आपको कल के लेक्चर में ही याद हो गए होंगे। तो इसका जो वास्तविक विस्तार है वह प्रारंभिक 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक है, प्रारंभिक 50 किलोमीटर तक है। 20 किलोमीटर के बाद, ठीक है ध्यान रखना, 20 किलोमीटर के बाद, 20 किलोमीटर के बाद सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत यहां पर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, यहां पर परत पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। उम्मीद करता हूं बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला है सर? मैंने क्या बोला है भैया जी कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यहां पर सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली क्या पाई जाती है भैया जी? ओजोन लेयर यहां पर पाई जाती है। यही प्रश्न तो पूछा जाता है, और जैसे जहां पर ओजोन लेयर पाई जाएगी ना, फिर लगातार ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट कौन सा होता है भैया जी? नेक्स्ट होता है हमारा मध्यमंडल मीजोस्फीयर। मध्यमंडल मीजोस्फीयर होता है अगला जो हमारा होता है, मीजोस्फीयर, मध्यमंडल। ठीक है, ये ध्यान रखना, 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेके और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल का विस्तार है। सब लोग जानते हो 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेके और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल का विस्तार है। इस मध्यमंडल में फिर से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। ये जो मध्यमंडल है बच्चे,
इस मध्यमंडल में फिर से क्या होगा, इस मध्यमंडल में फिर से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान गिरेगा और मध्यमंडल की सबसे ऊपरी सीमा पर, जिसको मध्य सीमा कहते हैं, वहां पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस हो चुका होगा, जो कि वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान होता है। इसी बात को लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद, 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल का विस्तार पाया जाता है। मध्यमंडल का विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। 80 किलोमीटर तक ऊंचाई बढ़ने के साथ फिर से यहां पर टेम्परेचर गिरने लगता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ यहां पुनः टेम्परेचर गिरने लगता है, यहां पुनः टेम्परेचर गिरने लगता है, गिरने लगता है और मध्यमंडल की सबसे ऊपरी सीमा, मध्यमंडल की सबसे ऊपरी सीमा, सबसे ऊपरी सीमा, सबसे ऊपरी सीमा, मध्य सीमा पर, मध्य सीमा पर यह गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह गिरकर कितना हो जाता है बेटा, -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि वायुमंडल का, सबसे कम टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर। तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल का विस्तार है, ठीक है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद बेटा कहां तक, 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल का विस्तार है। तो मतलब मध्यमंडल जो है ये 50 किलोमीटर से और 80 किलोमीटर तक के बीच में पाया जाता है। यहां पर फिर से ऊंचाई के साथ तापमान घटता चला जाता है, ठीक है ना। और मध्यमंडल की सबसे ऊपरी सीमा, मध्यमंडल की सबसे ऊपरी सीमा को हम क्या कहेंगे, मध्यमंडल की सबसे ऊपरी सीमा को भैया जी हम, ठीक, मध्य सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे ऊपरी सीमा को बेटा मध्य सीमा कहते हैं, ठीक है। और मध्य सीमा पर यह टेम्परेचर गिरकर, मतलब मध्य सीमा पर बेटा ये टेम्परेचर गिर जाता है और इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है, बहुत ज्यादा गिर जाता है, इतना गिर जाता है कि -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर होता है, जो कि वायुमंडल का सबसे कम तापमान होता है, वायुमंडल का सबसे कम तापमान होता है, सबसे कम तापमान होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो होता है ना बेटा, ये वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर होता है। इससे कम टेम्परेचर वायुमंडल में बच्चे फिर नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, इससे कम टेम्परेचर वायुमंडल में फिर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। मध्यमंडल ये है आपका, ठीक है जी, मध्यमंडल ये है आपका। उम्मीद करता हूं कि मध्यमंडल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों की मध्यमंडल समझ में आ गया। अब मध्यमंडल के बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अगला, ठीक है। मध्यमंडल के बाद फिर हम अगला किस पर चलेंगे, मध्यमंडल के बाद फिर सर हम अगला चलेंगे आयन मंडल पर, ठीक है। आइए बच्चे आयन मंडल पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसको बोलते हैं हम आयनोस्फीयर, आयन मंडल, आयनोस्फीयर बोलते हैं इसको। आयन मंडल, आयनोस्फीयर बोलते हैं, आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल की सबसे प्रधानता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है आयन मंडल की, कि आयन मंडल लगभग बेटा आपका, ठीक, मैंने बताया था 640 किलोमीटर की, मतलब 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। 80 से
640 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, आयन मंडल है। अब यहां पर आयन मंडल में जो है ना बेसिकली विद्युत आवेशित गैसें पाई जाती हैं। आयन मंडल में क्या है, विद्युत आवेशित गैसें हैं। धरातल से जितनी भी रेडियो तरंगें भेजी जाती है ना वो सारी आयन मंडल से परावर्तित होकर दोबारा से धरातल पर आ जाती है, दोबारा से धरातल पर आ जाती है। ठीक है, एक बार आप इनको एक एक सेकंड के लिए रिवीजन करो। ठीक है, सबसे पहले क्षोभ मंडल को रिवीजन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतनी सारी तारीफें आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी तारीफें। मैं आपको बस ये बताऊंगा बच्चे कि मुझे समय नहीं मिला, नहीं तो ये ज्योग्राफी क्या, पॉलिटी क्या, ठीक है ना, इकोनॉमी क्या, हिस्ट्री क्या, ये कुछ नहीं है। बस मुझे समय ज्यादा नहीं मिला, दुर्भाग्य ये रहा मेरा, ठीक है, आप लोगों का भी कि कम समय मिला। इतनी बड़ी वैकेंसी आई, समय कम मिला, नहीं तो ये मैं आपको ठीक है फिंगर्स पे याद करवा देता। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, ठीक है, विश्वास मानिए। मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ मुझे इतना विश्वास है ठीक है अपने समझाने पर और आपके समझने पे कि आप बिना कॉपी पेन के आओ मेरी क्लास में, बस आराम से पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझो। ठीक है, जो भी विषय पढ़ाऊंगा क्लास में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम मिलके करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे। क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल एक बार मैं रिकॉल करवाता हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको है तो मुझे बता देना। ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कल मैंने बताया था, फिगर बताया था कल मैंने, अब आज तो मैं फिगर ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान लगातार गिरता जाता है। किसी सयाने आदमी ने पूछ लिया कि भैया एक बात बताओ कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान किस दर से, किस रेट से गिरता है। तो जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर लगातार गिरता चला जाएगा। तो सब किसी ने पूछ लिया कि किस दर से टेम्परेचर ऊंचाई बढ़ने के साथ गिरता है, तो आप कहेंगे कि सर वो दर जो होती है वह 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर होती है। आप कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्षोभ सीमा तक ये तापमान लगातार गिरता है। विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में ये जो क्षोभ सीमा मिलेगी 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगी, वहां पर ये टेम्परेचर गिर के -80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ध्रुवीय क्षेत्रों में ये क्षोभ सीमा 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में ये क्षोभ सीमा 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगी बेटा, और वहां पर ये टेम्परेचर जो गिर जाता है, वहां पर ये टेम्परेचर गिर के कितना हो जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है सर ये, वहां पर ये गिरकर बेटा -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वायुमंडल की समस्त घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं, समस्त वायुमंडल की घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा फॉर एग्जांपल, जैसे कि बेटा रेनफॉल, वर्षा का होना, ठीक है, ध्यान रखना, पवनों का चलना। क्षोभ मंडल के ऊपर कहीं पर भी पवन नहीं चलती। आप सोचते हो कि जैसे हवा हमारे क्षोभ मंडल में चलती है, वैसे क्या समताप मंडल और आयन मंडल में भी चलती होगी? नहीं चलती, तुम्हारी कसम। ठीक है, तो पवनों का चलना, वर्षा का होना, इसके बाद बेटा साइक्लोन्स का, चक्रवात का आना, कुहासा और कोहरा पड़ना। ठीक है, जैसे अभी कोहरा पड़ता है ना, कोहरा, कुहासा, पाला, ये सारी चीजें जो होती हैं ये केवल व केवल हमारे इसी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है और कहीं नहीं होती। पूरे वायुमंडल का अकेला 75% द्रव्यमान इसी क्षोभ मंडल में है। इस अकेले आदमी के पास पूरे वायुमंडल का, जैसे पूरे वायुमंडल का अगर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो अकेला 75 किलोग्राम इसी के पास है।
तो मंडल के पास, ठीक है। इसके बाद समताप मंडल, प्रारंभिक 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो समताप मंडल है, प्रारंभिक 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है। जो प्रारंभिक 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है वो इसलिए है क्योंकि यहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है तो इश्क भी यहीं पर है, इसलिए वायुयान चालक बेटा वायुयान चलाना पसंद करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रारंभिक विस्तार आरंभिक 50 किलोमीटर तक है, इसका जो वास्तविक विस्तार है वो प्रारंभिक 50 किलोमीटर तक है। 20 किलोमीटर के बाद सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत यहां पर पाई जाती है। दो प्रश्न बनते हैं, ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, और कौन से मंडल में वायुयान चालक वायुयान चलाना पसंद करते हैं। आपको इसका आंसर पता चल गया कि वो समताप मंडल है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएंगे बेटा मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल से एक प्रश्न बनेगा कि वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर कहां पर है। आप फटाफट से बोल देंगे कि भाई देखो वायुमंडल का जो सबसे कम टेम्परेचर है ना वो मध्य मंडल की सबसे ऊपरी सीमा पर है, और मध्य मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है, मध्य मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। मध्य सीमा पर जो टेम्परेचर होता है, मध्य सीमा पर टेम्परेचर गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है बच्चे, और ये वायुमंडल का सबसे कम तापमान होता है, ये वायुमंडल का सबसे कम तापमान होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे आयन मंडल। आयन मंडल क्या है, ठीक है। आयन मंडल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कल, ठीक है। आयन मंडल क्या है बेटा, ये लगभग 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है आयन मंडल, ठीक है। तो 80 किलोमीटर से जब जाएंगे तो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। यहां पर बेसिकली इसको आयन मंडल इसलिए कहते हैं कि यहां पर जो गैसें हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, विद्युत आवेशित गैसें हैं, ठीक है। वो कैसी है, विद्युत आवेशित गैसें हैं जो यहां पर गैसें पाई जाएंगी। अब ये जो विद्युत आवेशित गैसें हैं इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि जितना भी बच्चे रेडियो तरंगें धरातल से जाती है ना, जो ठीक है हमारी बेतार संचार व्यवस्था को चला रही है बेटा, मतलब जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, आप फोन पे बात कर रहे हो, ये वाईफाई का सिग्नल मेरे यहां पर आ रहा है, ये सारी बेतार संचार व्यवस्था जो है बच्चे ये सिग्नल्स के माध्यम से होती है, रेडियो वेव्स के माध्यम से होती है। इनको हम लोग कहते हैं दीर्घ रेडियो तरंगें, ठीक है, जिनके माध्यम से होती है। फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है खाकी 1.0 में, ठीक है। तो ये जितनी भी बच्चे रेडियो तरंगे है ना, वो रेडियो तरंगें जब यहां पर जाती हैं आयन मंडल में, तो आयन मंडल दोबारा से इनको वहीं पर भेज देता है, ये सारी की सारी रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है और दोबारा पृथ्वी के पास भेज देता है, मतलब धरातल पे भेज देता है। अर्थात ये कहता है कि साहब हमें जरूरत नहीं है रेडियो तरंगों की, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नहीं रह रहा जो फोन पे बात करता हो, इसकी जरूरत धरातल पर है। धरातल पर ऐसे प्राणी रहते हैं जो लगातार फोन से चिपके रहते हैं, ठीक है। अगर एक दिन वो इंस्टाग्राम ना देखे तो उनकी रातों की नींद नहीं आती, धड़कनें तेज हो जाती है, इसलिए अपनी रेडियो तरंगों को तुम खुद रख लो, हमें इसकी कोई जरूरत है नहीं। चलिए, ये धरातल से ठीक है कितनी से बच्चे 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बेटा ये धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। अब चूंकि यहां पर विद्युत आवेशित गैसें, यहां विद्युत आवेशित गैसों का भंडार है, या फिर यहां पर विद्युत आवेशित गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, चार्ज गैसें आप कह सकते हैं, विद्युत आवेशित गैसें पाई जाती हैं, विद्युत आवेशित गैसें पाई जाती हैं, इसलिए ठीक है ना, धरातल से आने वाली समस्त रेडियो तरंगों को, आने वाली सभी रेडियो तरंगों को, समस्त रेडियो तरंगों को बेटा यह परावर्तित कर देता है, तरंगों को यह परावर्तित कर देता है, यह परावर्तित कर देता है, ठीक, फिर से धरातल पर भेज देता है, कर देता है ना। चलिए, इसके बाद बेटा ये जो आयन मंडल है, मैं एक बात बता देता हूं, यहां पर विभिन्न लेयर पाई जाएंगी आयन मंडल में, ठीक है। आयन मंडल में जो पहली लेयर होगी उसको डी लेयर कहेंगे,
बस, ठीक है ना। ए बी सी डी, उसके बाद ई लेयर कहेंगे, उसके बाद एफ लेयर और लास्ट जी लेयर। यहां पर विभिन्न लेयर पाई जाएंगी आयन मंडल में, ठीक है। जो आयन मंडल में लेयर पाई जाएंगी बेटा वो डी लेयर, वह ई लेयर, वह एफ लेयर और वो जी लेयर के नाम से होंगी, जो यहां पर लेयर्स पाई जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, कि यहाँ पे जो लेयर पाई जाएंगी, यहाँ पर लेयर बेटा, ठीक है, उनका नाम डी लेयर होगा इस तरह से। फिर ये यहाँ पर ऐसे ई लेयर होगा बच्चे, ई लेयर। फिर यहाँ पर बच्चे एफ लेयर होगा इस तरह से, एफ लेयर होगा। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, जी लेयर होगा इस तरह से। ये लेयर्स यहाँ पर पाई जाती हैं, कौन कौन सी, डी ई एफ जी लेयर्स, ठीक है। काम इनका तुम्हें नहीं समझना, काम इनका ये है कि ये सारी जो लेयर है ये विभिन्न तरंगदैर्घ्य, विभिन्न वेवलेंथ, विभिन्न तरंगदैर्घ्य, यह बेटा विभिन्न तरंगदैर्घ्य, विभिन्न वेवलेंथ्स, वेवलेंथ और विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों को भेजती हैं। विभिन्न फ्रीक्वेंसी की, विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों को भेजती हैं। तो वह धरातल पर विभिन्न फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों को उन्हें धरातल पर भेज देती हैं, ठीक है। तो विभिन्न आवृत्तियों, विभिन्न तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंगों को ये फिर से पृथ्वी के धरातल पर भेज देती हैं। ये आयन मंडल होता है, ठीक है। आयन मंडल के बाद फिर आपका क्या है, सबसे लास्ट मंडल, और जिसका नाम है आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल सबसे लास्ट है बेटा, बहिर्मंडल। इसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं बाबू, एक्सोस्फीयर कहते हैं वायुमंडल, ठीक है। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। बोलो बेटा है कि नहीं, हाँ, हमने सब कल पढ़ा था। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है। बोलो बच्चे पढ़ा था कि नहीं, जी हाँ सर, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, हमने सर कल पढ़ा है ना, हमने कल पढ़ा है। हमने कल इसको जाना है कि भैया जी ये जो है एक्सोस्फीयर, ये एक्सोस्फीयर हमारी क्या है, ये एक्सोस्फीयर हमारी वायुमंडल की सबसे ठीक बाहरी परत है। अगर देखा जाए तो 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। बात समझ में आ रही है, देखा जाए तो बेटा ये 640 किलोमीटर से और 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है, ऊंचाई तक इसका विस्तार है, ऊंचाई तक इसका विस्तार है, इसका विस्तार है, इसका विस्तार है, ठीक है। 640 किलोमीटर से और भैया जी कितना, ठीक है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। इसके बाद ठीक है ना, आफ्टर डेट बेटा, ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर लगातार जो आपका बहिर्मंडल है या जो वायुमंडल है वो अंतरिक्ष में विलीन होता जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा वायुमंडल धीरे धीरे, ठीक है ना, विरल होता चला जाएगा और वह अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। इसके बाद वायुमंडल धीरे धीरे रेयर होता जाएगा। रेयर का मतलब होता है बेटा विरल, धीरे धीरे रेयर होता जाएगा, विरल होता जाएगा। विरल का मतलब है कि गैसें आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होती चली जाएंगी, विरल होता जाएगा एवं वह अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, एवं वह अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, ठीक है, विलीन हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे वो क्या हो जाएगा, इसके बाद वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। ये बहिर्मंडल है। अब इस बहिर्मंडल में भी बेटा बहुत सारी गैसों की विभिन्न विभिन्न परतें हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपको विभिन्न विभिन्न परतें देखने को मिलेंगी बहिर्मंडल में। ये जो बहिर्मंडल है, जी हाँ, इस बहिर्मंडल में भी एक फैक्ट आ जाता है कि बहिर्मंडल में भी सर विभिन्न विभिन्न गैसों की है। यहाँ पर क्या है सर, विभिन्न विभिन्न गैसों की परत है, ठीक है। जैसी वो गैसों की परत खत्म हुई तो उसके बाद फिर आप ये मान के चलिए कि बहिर्मंडल पूरी तरह से अंतरिक्ष में चेंज हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये हाँ, तो इसमें सबसे पहले बेटा, ठीक है, ऑक्सीजन की, उसके बाद इसमें हीलियम की और उसके बाद हाइड्रोजन की परत पाई जाएगी।
ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की, इसमें हीलियम की और इसमें हाइड्रोजन की परत पाई जाएगी। ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन की परत पाई जाएगी। और इसके बाद फिर ये जो बहिर्मंडल है, फिर ये बच्चे किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा पूरी तरह से, हाइड्रोजन की परत के बाद फिर ये पूरी तरह से बेटा निर्वात, फिर ये वैक्यूम बन चुका होगा। निर्वात का मतलब है जहां पर कोई वायु नहीं है। वायु का मतलब बेटा जहां पर कोई भी गैसें नहीं है। तो जहां पर कोई गैसें नहीं है उसे क्या कहते हैं, उसे हम निर्वात कहते हैं। इसी बात पे एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, ठीक है, सब लोग बेटा थम्स अप कर दो। समझ में आया एक बार बोल दो कि हाँ सर क्लियर है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है कि भाई इसमें अलग अलग परतें हैं, ठीक है ना, अलग अलग गैसेस की, पहले ऑक्सीजन की, फिर हीलियम की, फिर हाइड्रोजन की, इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा निर्वात में। निर्वात के बाद लेकिन फिर कोई वायुमंडल नहीं है, निर्वात के बाद फिर कोई वायुमंडल नहीं है। एक भैया जी पूछ रहे हैं अरोरा क्या होता है, बेटा अरोरा बताया था तब भी समझ में नहीं आया। चलो आओ, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। और हमारा अगला टॉपिक है बच्चे, ठीक है, पवन है, विंड्स। विंड्स, ठीक है। यहां पर बच्चे मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा पवने, ठीक है, पवने दो तीन चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पवने हमेशा, ठीक है, हमेशा बेटा कोई भी पवन जो होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, ये ध्यान रखना। पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। इतना तो आप लोग याद कर लोगे, है ना, इतना तो आप लोग याद कर लोगे कि पवन हमेशा ऑलवेज अ विंड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इतना ध्यान रख लेना बेटा, मेरी मजबूरी है कि मुझे शॉर्ट में पढ़ाना पड़ रहा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सर एक पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो एक पवन जो होती है, एक पवन सर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, जो पवन होती है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है, ठीक है, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि मेरे प्यारे बच्चे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। टेम्परेचर और बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। ये बात आप समझ लेना, ठीक है। बस टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा वहां पर प्रेशर कम, जहां पर टेम्परेचर कम वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। इसलिए ठीक है बच्चे, जो स्थान ठंडे होते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है वहां पर हमेशा हाई प्रेशर होता है ना। और जो विषुवत रेखा के आसपास के स्थान जहां पे सूर्य की किरणें लगातार वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है जहां पे लगातार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वहां पे खूब टेम्परेचर है ईश्वर की कृपा से, तो इसलिए वहां पे हमेशा लो प्रेशर होता है, ठीक है। और पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। ये दो तीन पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है। अब मैं इनको आपको प्रयोग के माध्यम से सिद्ध भी करता, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल इतना ही है, ठीक है। अब ये जो पवनें होती हैं बच्चे, ये पवनें होती हैं तीन प्रकार की जी, ठीक है। पवनें होती हैं बच्चे तीन प्रकार की, ठीक है। सबसे पहली जो पवन होती है उनको हम लोग कहेंगे ट्रेड विंड्स, ठीक है, व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। ये ध्यान रखना बच्चे, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। सबसे पहले इंग्लिश में लिख लेना, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। सबसे पहली जो पवनें होंगी व्यापारिक पवनें, सबसे पहली पवनें व्यापारिक पवनें। दूसरी जो पवनें होंगी बच्चे उनको हम लोग कहेंगे सामयिक पवनें, सामयिक पवनें, सीजनल विंड्स, या ठीक है पीरियोडिक विंड्स, सीजनल विंड्स या पीरियोडिक विंड्स, पीरियोडिक विंड्स जो दूसरी होंगी, पीरियोडिक विंड्स, ठीक है। सामयिक पवनें, सामयिक पवनें का मतलब है ठीक है एक समय चलती है एक समय नहीं चलती, ठीक है। दिन के समय चलती है रात के समय नहीं चलती, या रात के समय चलती है दिन के समय नहीं चलती, सामयिक। लेकिन नाम से ही अर्थ पता है, नाम से ही अर्थ निकाल लो, सामयिक पवनें साहब एक समय पे तो चल रही है, किसी दूसरे समय पे नहीं चल रही, है ना। दिन में चलेंगी तो रात में नहीं, रात में चलेंगी तो दिन में नहीं, सामयिक पवनें। तीसरी होती है बेटा स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें।
स्थानीय पवनें का मतलब है स्थान विशेष पे चलती हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्थानीय पवनें पूछी जाती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्थानीय पवनें बच्चे, ये पूछी जाती है स्थानीय पवनें। ठीक है, तो स्थानीय पवनें का मतलब है जैसे भारत में चलेंगी तो पाकिस्तान में नहीं चलेंगी भैया, किसी एक स्थान विशेष पे चल रही है। ठीक है ना, किसी एक स्थान विशेष पे चल रही है, सारा मरुस्थल के क्षेत्रों में ही चल रही है तो केवल वहीं पे चलेगी। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि वो थार के रेगिस्तान में चल जाएगी, नहीं, किसी स्थान विशेष पर चलती है। तो किसी स्थान विशेष पे जो चलने वाली पवनें होती हैं बच्चे, हम क्या बोलेंगे, लोकल विंड्स बोलेंगे इनको, लोकल विंड्स है। ठीक है, स्थानीय पवनें हैं ये, लोकल विंड्स है। अब ये स्थानीय पवनें दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है गर्म जो स्वभाव की दृष्टि से हॉट होती है, ठीक है, दूसरी होती है ठंडी। ठीक है, अब जैसे भारत में ही आप देख लो, मई जून में भारत में एक गर्म पवन चलती है जिसका नाम होता है लू, है ना बेटा। और जब लू चलती है ना तो तुम्हारी कसम लू लू कर देती है। तुमने देखा ना कैसा, मतलब गर्मियों में कितनी गर्म पवन होती है वो लू। अगर कोई लू की चपेट में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो, देखिए, फिर नहीं बचने वाला बेटा, लू की चपेट में आने वाला व्यक्ति। तो हिदायत दी जाती है गर्मियों में अगर आप निकल रहे हैं, ठीक है, तो सर को ढक के रखें, है ना, बोला जाता है कि नहीं, सर ढक के रखें, अपना मुंह ढक के रखें बेसिकली। ठीक है, डायरेक्ट आप हवा के संपर्क में ना आए, अपने हाथ पैरों को कवर्ड करके रखें, ठीक है, लू से बचाव के लिए। ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ा पानी पीते रहें, अपने शरीर के तापमान को बहुत ज्यादा, ठीक है ना, हाई ना होने दें, उसको पानी पीने के माध्यम से थोड़ा कम करते रहें। जैसे गाड़ियों में रेडिएटर में पानी नहीं डालते, जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो रेडिएटर में पानी डालते हैं, ऐसे ही शरीर ज्यादा गर्म ना हो जाए तो इसे धीरे धीरे पानी डालते रहो, है ना जी। तो पवन ये तीन प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें। व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स बोलेंगे बाबू, सामयिक पवनों को पीरियडिक विंड्स बोलेंगे, स्थानीय पवनें लोकल विंड्स। स्थानीय पवनें दो प्रकार की, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। चलिए, कोशिश तो ये करेंगे कि आज इनको सबको खत्म कर दें, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो कितनी हो पाती हैं कितनी नहीं, हमारी यही है। देखो बच्चे, जो व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, ये ट्रेड विंड्स जो है, ठीक है, सॉरी माफ करना, गलती हो गई यार, एक गलती ये हो गई बेटा। ये तीन प्रकार की तो है, ये बात तो बिल्कुल सही है, तीन प्रकार की तो है ये। ठीक है, सबसे पहली है प्रचलित पवनें, माफ करना, प्रचलित पवनें। ठीक है, या इनको कहेंगे वैश्विक पवनें, प्रचलित पवनें या वैश्विक पवनें, है ना। तो प्रचलित पवनें या वैश्विक पवनें, प्रचलित पवनें या वैश्विक पवनों का सबसे पहला प्रकार है व्यापारिक पवनें। इनका दूसरा प्रकार जो है वो है पछुआ पवनें, वेस्टर्न विंड, पछुआ पवनें, वेस्टर्न विंड। और जो इनका तीसरा प्रकार है बच्चे, वो तीसरे प्रकार को तुम लोगों ने तारीफ कर दी ना, तो देख लो, तभी कहते हैं तारीफ मत किया करो ज्यादा। और जो तीसरा प्रकार है उसको बोलते हैं ध्रुवीय पूर्वा पवनें, जो तीसरा प्रकार है, ठीक है ना, पोलर ईस्टर्न विंड्स। तो ये तीन प्रकार की है प्रचलित ऑब्लिक वैश्विक पवनें। ठीक है, ध्यान रखना, ये तीन प्रकार की है प्रचलित ऑब्लिक वैश्विक पवनें। ये तीन प्रकार की कौन कौन सी है, व्यापारिक पवनें, दूसरी है बच्चे ये पछुआ पवनें, ठीक है ना, दूसरी है पछुआ पवनें, और तीसरी है ध्रुवीय पूर्वा पवनें। तीसरी कौन सी है, ध्रुवीय पूर्वा पवनें। ये तीन प्रकार की हैं। चलिए, ये सामयिक पवनें भी तीन प्रकार की होंगी। सामयिक पवनें सबसे पहली होंगी पर्वत समीर ऑब्लिक स्थल समीर, पर्वत समीर ऑब्लिक घाटी समीर। तो सबसे पहली होंगी बच्चे ये पर्वत समीर ऑब्लिक घाटी समीर, सबसे पहली होंगी। जो दूसरे नंबर की होंगी वो होंगी आपकी समुद्र समीर ऑब्लिक स्थल समीर, और जो तीसरी होंगी बच्चे, वो तीसरी पता है कौन सी होंगी, तीसरी होंगी मानसूनी पवनें, तीसरी होंगी सर मानसूनी पवनें। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक है, यही मैं सोच रहा हूं कैसे समझाऊं, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, एक एक पवन को मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं। देखो, ठीक है, पवनें तीन प्रकार की हैं, प्रचलित ऑब्लिक वैश्विक पवनें, दूसरी सामयिक पवनें, तीसरी स्थानीय पवनें।
तीन प्रकार की है, माफ करना, पवने तीन प्रकार की है बेटा। प्रचलित ऑब्लिक वैश्विक पवने, दूसरी सामयिक पवने, तीसरी स्थानीय पवने। मैंने बोला कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय पवने हैं सर, सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय पवने हैं, ठीक है, जो किसी स्थान विशेष पे चलती है, ठीक है, जो किसी भी कॉन्टिनेंट के, किसी भी महाद्वीप के, किसी भी देश विशेष के किसी एक, ठीक है, हिस्से में चल रही है, तो उनको हम स्थानीय पवन कहेंगे। ये दो प्रकार की हैं ऑन द, ठीक है, बेसिस ऑफ द नेचर, गर्म और ठंडी। तो अपने स्वभाव के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं, गर्म स्थानीय पवने, ठंडी स्थानीय पवने, ठीक है, ये हमें याद करनी है, रटनी है, सिंपल सी बात है, स्थानीय पवने। इसके बाद बच्चे दूसरी जो होती है वो सामयिक पवने, मतलब एक समय चलेंगी, एक समय नहीं चलेंगी, दिन में चलेंगी, रात में नहीं चलेंगी, गर्मी में चलेंगी, सर्दी में नहीं चलेंगी, ऐसा कुछ है इनके साथ, सामयिक पवने इनको बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहली है प्रचलित ऑब्लिक वैश्विक पवने, ठीक है, ये तीन प्रकार की है, ट्रेड विंड्स, ठीक है, वेस्टर्न विंड्स और ध्रुवीय पूर्वा पवने, ये तीन प्रकार की है। कौन कौन सी प्रकार की है, मेरे साथ साथ बोलो बेटा, ये तीन प्रकार की है, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, ये तीन प्रकार की है। नंबर फर्स्ट व्यापारिक पवने, दूसरी पछुआ पवने और तीसरी ध्रुवीय पूर्वा पवने, तीन प्रकार की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेटा प्रचलित ऑब्लिक वैश्विक पवने बताता हूं, सबसे पहले मैं प्रचलित वैश्विक पवने बताता हूं जो तीन प्रकार की है, ठीक है, जो तीन प्रकार की है, आपको समझ में आ जाएंगी, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये ध्यान नहीं रखना सब लोग। ये हमारी पृथ्वी, ठीक है बच्चे, यहां पर आओ सब लोग। लेकिन पृथ्वी को बनाने से पहले एक बात ध्यान रखना कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। मैं फिर से लिख रहा हूं कि पवनें हमेशा हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से, उच्च वायुदाब क्षेत्र से, हाई प्रेशर से, पवनें हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, ठीक है। तो पवनें हमेशा, ठीक है, अब विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमेशा पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र। देखो बच्चे, देखो अब मैंने आपको बताया था कि सर हाई प्रेशर कहां पे होगा, जहां पे टेम्परेचर कम, लो प्रेशर कहां पे होगा बेटा, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है। देखो जहां पर कोई भी पवन आके गिरती है, ठीक है, जैसे कोई भी चीज आके गिरी वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये मेरा, ठीक है, चाय का कप है, चाय का कप, वाह कितनी बढ़िया चाय है, ये मेरा चाय का कप है। इस चाय के कप के ऊपर अगर मैं कोई चीज दे के मारूं, ठीक है, इस चाय के ऊपर मैं कोई चीज गिरा दूं तो ऑब्वियस सी बात है चाय का कप टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा दाब बढ़ गया, दाब बढ़ गया तो टूट जाएगा। तो अगर मान के चलिए कोई भी चीज आके गिरती है, ठीक है ना, ऊपर से कोई भी चीज नीचे की ओर आ रही है तो दाब बढ़ेगा, और अगर कोई भी चीज नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो जहां से भी ऊपर की ओर जा रही है वहां का दाब कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे, ठीक है, मैंने तुम्हारे गाल पे ऐसे करके यूं 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 हाथ रख रखा है, तुम्हारे गाल पे प्रेशर है कि नहीं, और जैसे मैंने हाथ को दूर किया तो प्रेशर रिलीज हो गया, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है बच्चे, यह विषुवत रेखीय क्षेत्र, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ये 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र है, ठीक है, समझना बच्चे, ये 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र। इस 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में, ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं, लंबवत। इस 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में बच्चे वर्ष भर सूर्य की किरणें कैसी आती हैं, लंबवत आती हैं। अब जब यहाँ पे वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत आती हैं तो बच्चे यहाँ पर जो होता है ना टेम्परेचर, वो बहुत ज्यादा मिलता है, समान मिलता है वर्ष भर यहाँ पर टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत है, ठीक है। देखो जब किरणें लंबवत आएंगी तो मैंने बताया था वो अधिक मात्रा में ऊष्मा देंगी, जब कोई भी चीज लंबवत आती है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा देती है, और अगर कोई भी चीज तिरछी हो जाती है तो बच्चे वो कम ऊष्मा देती है। अब जैसे मेरे कप में चाय है, ठीक है, मुझे चाय भी तो पीनी है, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते, है ना बेटा, थोड़ा सा मेरा गला खराब हो जाता है, इसलिए माफ करना, ठीक है, लेकिन जरूरी है ना, इससे पहले कि ज्यादा गला खराब हो बीच में चाय। तो ये बच्चे मेरे कप में चाय है, तो अभी चाय अभी बन के आई है, ठीक है, तो अभी चाय बन के आई है, मेरे कप में चाय है, गरम गरम है, अगर मैं पीऊंगा तो मुझे गरम लग रही है। अब इसी चाय को मैं किसी भगोने में डाल दूं,
तो आप देखेंगे कि ये चाय ठंडी हो जाएगी। अगर इसी चाय को मैं भगोने में डाल दूं तो आप देखेंगे चाय क्या हो जाएगी, ठंडी। क्यों होगी भैया चाय ठंडी, क्या रीजन है साहब? ठीक ना, आयतन बढ़ गया, मतलब प्रसार हो गया। और जब प्रसार हो गया तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो ऊष्मा की मात्रा थी वो घट गई। ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि चाय अगर भगोने में गई तो वो ठंडी क्यों हो गई, कि भगोने में जाने के बाद चाय ठंडी हो जाती है, या भगोने में कुछ ऐसा है कि भगोने ने चाय को ठंडा कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो ऊष्मा की मात्रा थी वो कम हो गई, तो भगोना उसका आयतन ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो इसलिए चाय ठंडी हो गई। बस इतनी सी बात है। ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र है। इस 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत मिलती हैं। अब जब यहाँ पे बेटा वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत मिलती है तो यहाँ पर निम्न अक्षांशीय क्षेत्र का विकास होता है। इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र का विकास होता है। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर जोन का विकास होता है, यहाँ पर जब निम्न वायुदाब क्षेत्र का विकास होता है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विषुवत रेखीय। मेरी बात समझना, बस इतना। और अगर किसी के समझ में ना आए तो बेटा अगर याद भी करना पड़े तो याद कर लेना प्लीज। ठीक है, क्योंकि समय कम है तो ध्यान रखना। इसको बोलेंगे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र, ये बात ध्यान रखना सर। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। अगेन आई रिकॉल, आई रिवाइज्ड। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र है। इस 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरणें लंब बताती हैं, अधिक मात्रा में सूर्य तप देती हैं, ज्यादा टेम्परेचर है। और मैंने बताया था यार कि टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये बात ध्यान रखना आपको, बस इस बात को आप गांठ बांध लो कि टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, लंबवत किरणें हैं तो इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब है। क्यों है निम्न वायुदाब? बेटा यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। अब टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ की जो वायु है ना, यहाँ पे जो गैसें हैं वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाएंगी। बोलो, अरे बोलो ना बेटा। यहाँ की जो गैसें हैं, यहाँ की जो वायु है, ठीक है, उसको ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है। अब टेम्परेचर मिलने के कारण क्या होता है? प्रसार। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को गर्म करेंगे, जैसे कि मैं चाय को गर्म करूं, तो जब चाय को गर्म करूंगा तो मैं देखूंगा जैसे जैसे मैं चाय को गर्म कर रहा हूं बेटा, इसी चाय के मॉलिक्यूल्स गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है, प्रसार करने लगेंगे। जब मैं चाय को गर्म करूंगा तो आप देखेंगे कि ये चाय बेसिकली लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड है चाय, चाय द्रव है, लेकिन बेटा इस द्रव के भीतर भी मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं। तो जैसे ही मैंने चाय को गर्म किया, अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ गई। गतिज ऊर्जा बढ़ गई क्योंकि मैंने उसको ऊष्मा दी, और जब ऊष्मा दी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। देखो चाय कैसे कलर करती है कि नहीं। और उसके बाद बेटा फिर आप देखते हैं कि चाय जैसे जैसे गर्म होगी, ठीक है, तो गर्म वायु ऊपर की ओर जाएगी। आपने देखा कि चाय से भाप निकलती है कि नहीं, गर्म दूध से भाप निकलती है कि नहीं, वह गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है, गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है। और एक और बात बताऊं, आज ही देख लेना, फ्रिज को खोल के देख लेना। ठीक है, फ्रिज की जो हवा निकलती है ना, तुम्हारी कसम वो कभी ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे आएगी हमेशा। देख लेना आज ही। ठीक है, फ्रिज को फुल कर देना अपने घर पे। अगर तुम्हारे फ्रिज हो, फ्रिज को फुल कर देना, मतलब पूरा जितना ठंडा फ्रिज कर सकता है उतना ठंडा कर देना। और कम से कम 2-3 घंटे करके रखना। 2-3 घंटे तक किसी को फ्रिज को खोलने मत देना। 2-3 घंटे बाद फ्रिज को खोलना, आप देखना फ्रिज से निकलने वाली जो हवा होगी वो नीचे आएगी, क्योंकि वो ठंडी है, क्योंकि वो ठंडी है। ठीक है, तो यहां पर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र लगभग कितना, कहां से कहां तक बनता है? तो बेटा ये 5 डिग्री, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब बनता है। तो यहां पर बच्चे क्यों बना? क्योंकि यहां पर पवन, हाँ, यहां पर जो है ना बच्चे, यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठी। जब यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। लेकिन ये जो गर्म होती हुई वायु ऊपर की ओर उठ रही है बेटा, ये गर्म होती हुई वायु जो ऊपर की ओर उठ रही है, ये बच्चे कहीं पर तो आके गिरेगी। अरे बताओ, ये गर्म होती हुई वायु जो ऊपर की ओर उठ रही है, ये गर्म होती हुई वायु जो ऊपर की ओर उठ रही है, ये कहीं पर तो आके गिरेगी। और जहां पर ये आके गिरेगी, ये गर्म होती हुई वायु जो ऊपर की उठ रही है, वहां पर ये हाई प्रेशर बनाएगी। क्योंकि मैंने बोला कि जहां पे वायु गिरती है वहां पे हाई प्रेशर का विकास होता है। तो ये यहां से जो वायु ऊपर की ओर उठी वो कहीं तो गिरेगी, और जहां पे वो गिरेगी वहां पे क्या बनाएगी? वहां पे हाई प्रेशर बनाएगी। क्या बनाएगी? हाई प्रेशर। तो ये है बच्चे आपका, ठीक है ना, उपोष्ण कटिबंधीय
इसको बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय, इंग्लिश में भी बताऊंगा, डोंट वरी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, पहले एक भाषा में समझ लो। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, उच्च वायुदाब क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। ऐसे ही यहां पर भी बनेगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, उच्च वायुदाब क्षेत्र, क्षेत्र। ठीक है बाबू, अब देखो ये है सबसे ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र। ये ध्रुवीय क्षेत्र जो है बच्चे, ये तो ठंडा होगा क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तो बेचारा ठीक है 6 महीने तक नहीं पहुंच पाता। मैंने बताया था ना 6 महीने ध्रुवों पर दिन और 6 महीने पर रात होती है। ठीक है, ध्रुवों पर बेटा सबसे ज्यादा ठंड होती है अगर हम बात करें। ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कम होता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सबसे कम टेम्परेचर होता है, क्यों? क्योंकि साहब यहाँ पे सूर्य की किरणें जो बेचारी पहुंच भी पाती है, इतनी तिरछी पहुंचती है, इतनी तिरछी कि वो ऊष्मा ही नहीं दे पाती। जैसे अभी ठीक है, अभी सूरज निकलता है ना, निकलता है, अभी सर्दी है हमारे यहाँ, सूरज निकल रहा है बराबर ना, लेकिन वो उतना हीट थोड़ी नहीं दे रहा जितना गर्मी में। गर्मी में इस टाइम पे भाई साहब एसी चलानी पड़ती, मुझे हाहाकार मच रही होती। तुम्हें क्या लगता है मैं टोपा पहन के और जैकेट पहन के पढ़ा रहा होता है? भाई साहब मेरा बस चले तो मैं टी शर्ट भी उतार दूं गर्मियों में, है ना। लेकिन सर्दियों में ऐसा क्या हो गया, सूरज तो निकल रहा है, तो भैया जो सूरज निकल रहा है ना, वो एक्चुअली हमारे पास जो सूर्य की किरणें आ रही है वो तिरछी आ रही है, क्योंकि सूरज इस समय नीचे है, दक्षिणी गोलार्ध में है। सूरज इस समय दक्षिणी गोलार्ध में, हमें उत्तरी गोलार्ध में, तो बेचारा जो हमारे पास तिरछी किरणें भेज रहा है। अब तिरछी किरणें है कम मात्रा में सूर्य तप दे रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया नो डाउट बेटा ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, इसको कहेंगे पोलर हाई प्रेशर जोन, इसको कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, उच्च वायुदाब क्षेत्र। बस 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूं। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र हो गया, यहां पर भी सर ये क्या हो गया, यहां पर भी ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र हो गया, ये भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र हो गया। ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र हो गया ये भी। ठीक है, तो सर ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र हो गए। उम्मीद करता हूं बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, ध्रुवीय उच्च। अब ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से बेटा एक पवन चलती है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से एक पवन चलती है। ठीक है, इस तरह से ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से क्या चलती है, मेरे साथ बोलो। ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से बेटा एक पवन चलती है। ठीक है, एक पवन चलती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से, और यहां पर उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से चल रही है। तो यहां पर उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से चल रही है, यहां पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से एक पवन चल रही है। दोनों पवनें यहां पर आकर एक दूसरे से मिलती हैं, टकराती हैं और ऊपर की ओर उठ जाती हैं। तो जैसे यहां से पवन ऊपर की ओर उठती है, जैसे यहां से पवन ऊपर की ओर उठती है, यहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। इसको बोलते हैं हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। यहां पर भी बना उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, और यहां पर भी बना उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, यहां पर भी बना उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र। दो जगह बना उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, यहां पर भी बना और यहां पर भी बना उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। दो जगह बना उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, यहां पर भी, यहां पर भी। क्यों? क्योंकि यहां से पवन चली, एक यहां से चली, क्योंकि पवन हमेशा हाई प्रेशर से चलती है। तो ये भी हाई प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर, दोनों हाई प्रेशर से पवन चली, यहां टकराई, टकराने के बाद ऊपर की ओर उठी, जहां से ऊपर की ओर उठी बन गया लो प्रेशर। बस इतना ध्यान रखना है। ये पता है मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? ये मैंने आपको पढ़ा दी वायुदाब पेटियां। क्या बच्चे? एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स। ये मैंने आपको पढ़ा दी वायुदाब पेटियां। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। जी हां, क्या प्रश्न पूछा जाता है यहां से बेटा? एटमॉस्फेरिक बेल्ट से। बस 2 मिनट की बात है। एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बेटा? तो पहला प्रश्न यहां से ये पूछा जाता है वायुदाब पेटियों से कि पृथ्वी पर कुल कितनी वायुदाब पेटियां बनती हैं? बताना मुझे, कुल कितनी वायुदाब पेटियां बनी पृथ्वी पर? बोलो बेटा, बताओ। पृथ्वी पर कुल कितनी वायुदाब पेटियां बनी?
आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहले प्रश्न का जवाब, कुल वायुदाब पेटियां बेटा पृथ्वी पर कितनी बनती है? 7। कितनी बनती है? 7। पवन हमेशा कैसी चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो बेटा उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर एक पवन चली ऐसे। ठीक है, इसकी दिशा हमेशा ध्यान रखना कैसे है? पूर्व से पश्चिम की ओर। इसकी दिशा कैसे है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो दोनों ही गोलार्धों में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवन चली। दोनों ही गोलार्धों में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवन चली। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवन चली। दोनों गोलार्धों में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवन चली। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवन चली। बच्चे इस पवन को हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन। जी हाँ, यही है उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। इसको हम उत्तरी गोलार्ध में बोलेंगे उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन। इसको हम बोलेंगे बेटा दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन। क्या बोलेंगे इसको? दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन। बात समझ में आ रही है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन। बस ये बात ध्यान रखना कि व्यापारिक पवन, ये बात ध्यान रखना बच्चे कि ट्रेड विंड्स जो होती हैं, जो व्यापारिक पवन होती हैं बच्चे, 2 प्रकार की होती हैं सर। ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवनें 2 प्रकार की होती हैं। एक उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन होती है, उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन होती है एक व्यापारिक पवन होती है। दूसरी दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन होती है। दूसरी दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन होती है। मेरे प्यारे बच्चे, व्यापारिक पवन, एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के किस भाग को प्रभावित करती हैं, या फिर ये किससे किस तरफ चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। जब ये पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगी, ठीक है, ये कोई महाद्वीप है और ये पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही हैं, तो हमेशा इस महाद्वीप के पूर्वी भाग को प्रभावित करेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये महाद्वीप के पूर्वी भाग को प्रभावित करती है हमेशा। ये किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग को प्रभावित करती हैं, प्रभावित करती हैं। जैसे ये कोई महाद्वीप है ना बच्चे, और ये कैसे चल रही है? पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, इधर पूरब लिख देता हूं, इधर पश्चिम, क्योंकि इधर पूरब होता है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है ना। अब तो ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है। ये कोई महाद्वीप है, सपोज दैट बेटा, ठीक है, मैंने ये यहाँ पर आपका अफ्रीका महाद्वीप ही बना दिया। ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। तो ये कैसे चल रही है? पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के किस हिस्से को? पूर्वी हिस्से को। तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा महाद्वीप के पूर्वी हिस्से को, पूर्वी भाग को प्रभावित करती है। ठीक है, तो सर ये चलती कैसे हैं? ये फ्लो कैसे होती हैं? सर ये हमेशा फ्लो होंगी पूरब से पश्चिम। मेरे साथ साथ बोलो, कैसे बेटा? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम फ्लो करती है, चलती पूरब से पश्चिम है। लेकिन बच्चे ये महाद्वीप को प्रभावित करती हैं, पूर्वी भाग को, इसलिए इनको पूर्वा पवनें कहते हैं। तो महाद्वीप के कौन से हिस्से को प्रभावित करती हैं? पूर्वी हिस्से को। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ पे चकमा खा जाते हैं, ठीक है ना, ना कोई इस कॉन्सेप्ट को बता पाता, ठीक है, ना कोई पढ़ पाता, ठीक है। और जबकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, ये एसएससी का प्रश्न है, ये एसएससी का प्रश्न है, और जो एसएससी में है वो तुम्हारे यहाँ आएगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्यापारिक पवनें क्लियर हो गई है ना जी, क्लियर हो गई। अब इसके बाद बच्चे देखो, ये क्या है? उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। ये क्या है? उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। अब इस उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर एक पवन चलेगी ऐसे। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से किससे बच्चे? उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर एक पवन चलेगी ऐसे। और तुम्हें पता है इसी पवन को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पछुआ, क्योंकि ये बेटा कैसे चलती है? बोलो, ये पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है, तो इसलिए इसको हम पछुआ, वेस्टर्न विंड बोलते हैं, पछुआ पवन बोलते हैं। ये पछुआ पवन है, ठीक है। इसको नहीं बोलेंगे हम उत्तरी और दक्षिणी, ये केवल पछुआ पवन है, ये केवल पछुआ पवन है, ठीक है। आप आज से पहले आपने केवल नाम सुना होगा इनका, तुमको पता नहीं होगा कि ये क्या थी, केवल नाम सुना होगा, नहीं पता होगा। सीरियसली आज आपको पता चल गया। तो ये क्या है? ये पछुआ पवन है। बोलो मेरे साथ, ये क्या है? ये पछुआ पवन है। कहां से कहां तक सर? उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, पछुआ पवन है।
पछुआ पवनों के बारे में यही से लिख देता हूं बेटा, कैसे चलती है ये पश्चिम से पूर्व चलती है ना जी, ये पश्चिम से पूर्व चलती है, पूर्व चलती है। जब ये पश्चिम से पूर्व चलेंगी तो ये महाद्वीप के बेटा किस भाग को प्रभावित करेंगी? पश्चिमी भाग को। ये महाद्वीप के किस भाग को बेटा? पश्चिमी भाग को प्रभावित करेंगी, पश्चिमी भाग को। अब मैं एक प्रश्न आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, एक प्रश्न बताता हूं। यूपीएसआई का है, एमपीएसआई का है, माफ करना, एमपीएसआई का एक प्रश्न है कि जो पछुआ पवन है दक्षिणी गोलार्ध में, ये पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में चलती है, 50 डिग्री में चलती है और 60 डिग्री में चलती है। ये पछुआ पवन है, मैं बता रहा हूं, एक बार यहाँ पे आ जाता हूं। ये जो पछुआ पवन है, ये पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्धों में, कहां पर बच्चे? ये पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्धों में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चल रही है, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चल रही है और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चल रही है। इनको अलग अलग नाम से जाना जाएगा। तो ये पछुआ पवन है, मेरे साथ साथ बोलो, ये पछुआ पवन है, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो, ये पछुआ पवन जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है। ये पछुआ पवन जो दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में चल रही है। पछुआ पवन कैसे चलेंगे बेटा? पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे। देख लो बेटा, दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ है कि नहीं, तुम सब जानते हो बच्चे। ये वाला हाथ मेरा क्या हो गया बच्चे? ये वाला इस तरफ क्या है? पश्चिम। इस तरफ क्या है बच्चे? पूरब। हर कोई जानता है ये पश्चिम है, ये पूरब है। बात समझ में आ रही है? ये पश्चिम है, ये पूरब है। ये कैसे चल रही है बच्चे? पश्चिम से पूरब की तरफ चल रही है। तो पश्चिम से पूर्व चलती है, महाद्वीप के पश्चिमी भाग को प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में, केवल व केवल दक्षिणी गोलार्ध में 40, 50 और 60 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में चलती हैं। यहाँ पर इनकी गति ज्यादा है क्योंकि इनको रोकने के लिए बीच में कोई स्थल मार्ग नहीं है, तो यहाँ पर इनकी गति ज्यादा है। इसलिए 40 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में हम पछुआ पवनों को कहते हैं, सुनना ध्यान से, 40 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में पछुआ पवनों को कहते हैं बेटा गरजती चालीसा। क्या बोलते हैं? गरजती चालीसा। 40 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में बोलते हैं गरजती चालीसा। 50 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में बोलते हैं प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में कहते हैं चीखती साठा। क्या बोलते हैं? चीखती साठा, चीखती साठा। प्रश्न लगा के देख लेना, प्रश्न लगेंगे यहां से अब सारे। तो 40 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में गरजती चालीसा, 50 में प्रचंड पचासा, 60 में, ठीक है, चीखती साठा इनको कहते हैं। अब इसके बाद जो अगली पवन है, पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जो अगली पवन है वह ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलेगी। तो ध्रुवीय उच्च वायु दाब से ऐसे चलेगी, ध्रुवीय उच्च वायु दाब से ऐसे चलेगी, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर ऐसे। वह कैसे चलेगी बेटा? ध्रुवीय उच्च वायु दाब से निम्न, ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलेगी ऐसे। ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलेगी, उसको हम कहेंगे ध्रुवीय पूर्वा पवन। वही तीसरी पवन क्या है हमारी? ध्रुवीय पूर्वा है, ध्रुवीय पूर्वा। ये इतनी ठंडी पवन होती है बेटा कि कोई अगर इस पवन के बीच में आ जाए ना, अगर जैसे कभी तुम्हें मौका मिला और ध्रुवीय पूर्वा पवन चल रही है, ठीक है, तुम्हें जाने का मौका मिला, कसम से बता रहा हूं बेटा, ठीक है, पवन चल रही होगी और तुम बीच में जम जाओगे, मर जाओगे, इतनी ठंडी पवन होती है ये ध्रुवीय पूर्वा। तो प्रचलित या वैश्विक पवन 3 प्रकार की हैं, व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय पूर्वा। ये तीनों हमने देख ली। कल हम देखेंगे पर्वत समीर, घाटी समीर, समुद्र समीर, स्थल समीर और मानसूनी पवन है, ठीक है। फिर हम स्थानीय पवनों को देखेंगे। प्लीज देखिए, थोड़ा सा समय लगा लेकिन क्लियर हुआ, ठीक है, सभी को समझ में आया बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट समझ में आया सर? अरे मुझे पता है यार, रीजनिंग का टाइम हो गया, मैं जानता हूं। राहुल सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, जो आपको रीजनिंग पढ़ाने आ रहे हैं। उनको पता है कि मास्टर जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, ठीक है, तो जब तक खत्म नहीं कर देता तो वो पढ़ाता है, ठीक है। इसलिए मेरी क्लास के बाद मैंने राहुल सर की क्लास के लिए निवेदन किया कि सर समझते हैं इस बात को।